क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप जॉब के लिए अप्लाई करें और कंपनी आपके सीवी को देखे बिना सिर्फ आपके मेल को देख करके आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट कर ले? तो चलिए आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि आप मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट करते हैं या नहीं। मैं एज ए जॉब सीकर अप्लाई करूंगा और आपको एज ए एचआर मुझे बताना है कि आप मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट करते हैं या नहीं। मगर आगे बढ़ने से पहले एक बार हम पहले मेल की इम्पोर्टेंस और मीनिंग को समझ लेते हैं। जैसे आज से 10-15 साल पहले आप कोई भी जेडीज याद करेंगे, जितने भी जॉब पोस्टेड होते थे सब पे लिखा होता था कि कैंडिडेट को इंटरनेट चलाना आना चाहिए, मेल लिखना आना चाहिए, कंपोजिशन, ड्राफ्टिंग, टाइपिंग स्पीड एक्सेट्रा। मगर आज के टाइम पे ये चीज़ें मेंशन नहीं होती। तो इसका क्या मतलब समझे कि आज के टाइम पे ये नहीं चाहिए या आज के टाइम पे ये चाहिए ही चाहिए। तो एक बार हम देख भी लेते हैं कि आमतौर पे जो मेल्स आते हैं वो होते कैसे हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देखें, सबसे पहला इन्होंने सब्जेक्ट लाइन में खुद का नाम लिखा हुआ है। दूसरा हम देखें, इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है, ब्लैंक छोड़ दिया, बस सिर्फ सीवी अटैच किया है। ठीक उसी तरीके से लिख दिया रिस्पेक्टेड सर प्लीज़ फाइंड अटैच। अब ये देखिए इन्होंने लिखा रिगार्डिंग जॉब। तो ये जो सब्जेक्ट लाइन है इसके बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं उस वाले वीडियो में, हाउ टू अप्लाई में। इस वाले में हम सिर्फ बात करेंगे कि कैसे मेल हम ऐसा इफेक्टिव लिखें ताकि कंपनी जब देखे तो वो इम्प्रेस हो और कहीं ना कहीं हमारे सीवीज को प्रायोरिटी दे। या जैसे सब्जेक्ट देख करके मेल खोले तो मेल देख करके सीवी खोले। ये ठीक एक पैटर्न है जिसको स्क्रीनिंग के टाइम पे रिक्रूटर फॉलो करते हैं। 1000 सीवी है, रिक्रूटर को सिर्फ सब्जेक्ट लाइन दिख रहा है। 100 सीवी बचे, उसको सिर्फ मेल दिख रहा है। फिर उसमें से छट करके 20 सीवी गया, तब फिर आगे सीवी दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे आप, इन्होंने वही सेम प्लीज फाइंड अटैच, इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत लंबा मेल लिख देते हैं। इन्होंने जो पूरा मेल बनाया है आप खुद देख सकते हैं, इसको आपको पढ़ने में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो कई लोग ये करते हैं कि वो मेल पे ना बहुत ज़्यादा डिटेल लिख देते हैं, बहुत लंबा मेल बना देते हैं। मगर सोचने वाली बात है, जब रिक्रूटर सिर्फ एक नज़र देख के शॉर्टलिस्ट कर रहा है तो वो पढ़ कैसे पाएगा। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब हम उस पार्ट पे आते हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन निकालें जिससे आपके सीवी के शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस भी बढ़े। हम कोई बहुत लंबा चौड़ा मेल नहीं करने वाले हैं, बहुत ही छोटा सा मेल बनाएंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे होता है। इनफैक्ट आप एचआर होने के नाते आप मुझे बताएंगे कि मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट करेंगे या नहीं। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। ये आप देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर स्क्रीन, और हम एक बार फिर से अकाउंट्स की प्रोफाइल लेते हैं। आई थिंक मुझे लगता है सबसे कॉमन है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा। तो हमने ये अकाउंट्स का प्रोफाइल ले लिया है। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ये पूरा लिखा हुआ है, पिछले वीडियो में भी इस बारे में बात करी थी। ये पूरा डिटेल इसका लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, जब भी कभी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप ये सब कुछ पढ़ के करते हैं। तो हमने ये पूरा जेडी पढ़ लिया, आप भी पढ़ लें। अब आते हैं अप्लाई करने पे। हम इसको मेल बॉडी की बात करेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने लिखा डियर सर। तो कई लोग लिखते हैं डियर सर, कोई बुराई नहीं है, मगर कई बार सामने मैडम भी होती हैं तो कई लोग लिखते हैं डियर सर एंड मैडम। मगर कुछ लोग लिखते हैं डियर एचआर। तो ये सारा सही है, इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। मगर अगर मेरी बात करी जाए तो मैं लिखना पसंद करूंगा डियर हायरिंग मैनेजर। उसका कारण ये है कि हायरिंग जो है, रिक्रूटमेंट कोई भी कर रहा हो सकता है। आमतौर पे तो ये एचआर का काम है या रिक्रूटर का काम है, बावजूद उसके कई बार कंपनी के डायरेक्टर्स या कोई पर्टिकुलर एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जैसे हमने ये अकाउंट्स का प्रोफाइल लिया है, तो हो सकता है सीएफओ होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो कर रहे हो, तो वो तो एचआर नहीं है। तो डियर सर मैडम या सर या एचआर, उन सबसे कहीं बेहतर मैं मानता हूँ कि डियर हायरिंग मैनेजर, ये सबको एड्रेस करता है। उसके बाद अगला है ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ग्रीटिंग आमतौर पे एक्चुअली फॉर्मेलिटी ही होती है, मगर जब आप प्रोफेशनली किसी से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, खासकर जॉब जैसे मुद्दे पे, तो अगर आप ये लिख देते हैं तो जो इम्प्रेशन है, जो लुक है, वो थोड़ा और प्रोफेशनल और डिसेंट आता है। उसके बाद लिख दिया है आई हैव फाउंड दिस वैकेंसी ऑन योर वेबसाइट।
इससे क्या हुआ कि स्पेसिफिकेशन बढ़ गया कि एक कंपनी जॉब कई जगह पे पोस्ट करती है, या कई बार एम्प्लॉय के रेफरेंस से होता है, या सोशल साइट पे भी पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लिख देते हो ये स्पेसिफिक है, और फिर आपने लिखा आई वॉन्ट टू सबमिट माई कैंडिडेचर फॉर इट, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट लाइन लिख देते हैं, एज पर द मेंशन जॉब डिस्क्रिप्शन आई फाउंड माई सेल्फ सुटेबल फॉर दिस वैकेंसी as I am well versed with Tally and busy software। ये देखिए, अकाउंट्स की जॉब हमने ली है तो उसमें आमतौर पे ये चाहिए होता है, तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये सॉफ्टवेयर का जिक्र किया, और ये आप यहाँ पे देखो मेंशन। तो इसका दो मतलब निकलता है। तो मैंने बताया कि एज आई फाउंड माई सेल्फ सुटेबल फॉर दिस जॉब, पहला मतलब ये कि मैंने इसको जेडी को अच्छे से पढ़ा है। दूसरा मतलब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो कॉन्फिडेंट इंसान या एम्प्लॉय किसे पसंद नहीं है। और फिर आपने रेफरेंस दे दिया है कि आप टैली और बिजी यानी कि जो भी वो चीज़ें लिखी। उदाहरण के लिए अगर मान लेते हैं मैकेनिकल का वैकेंसी होता तो यहाँ पे वो ऑटो कैड चाहिए हो सकता था, या किसी कंपनी ने लिखा कि हमको इसी इंडस्ट्री का कैंडिडेट चाहिए, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते थे कि एज आई फाउंड माई सेल्फ सुटेबल बिकॉज आई एम वर्किंग विद दिस इंडस्ट्री। उसी तरीके से कई लोग तो कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन या कोई डिप्लोमा या किसी कोर्स को प्रेफरेंस देते हैं, तो आप वो चीज़ हाईलाइट कर सकते थे। कोई ना कोई चीज़ आपका तो मैच करेगा आप एक जेडी में, तो आप इससे प्रोफेशनल हो गए, कॉन्फिडेंट हो गए और स्पेसिफिक भी हो गए। आपको मतलब दिख रहा है, कंपनी को ये दिख रहा है कि ये कैंडिडेट अपने आप को लेके क्लियर है कि वो क्या करता है और उसको क्या करना है। इतना भी अपने आप में बहुत होता है। तो आगे हम लिखेंगे प्लीज फाइंड बिलो माई डिटेल्स। यहाँ पे मैंने बना रखा है, यहाँ पे हमने नाम लिख दिया। अब नीचे हम लिख देते हैं करंट कंपनी। करंट कंपनी का भी अपना एक मीनिंग होता है कि कई बार कंपनी हमको कहती है कि हमको इसी कंपनी से ही कैंडिडेट चाहिए, या इन कंपनी से चाहिए, या इस टाइप की कंपनी से चाहिए। तो वो एक यहाँ पे हेल्प कर जाता है कि अगर आप उनके किसी टारगेट कंपनी में हो तो आप इमिडिएटली पिक कर लिए जाएंगे। दूसरा लोकेशन, तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल लोकेशन जॉब में दिल्ली रिक्वायर्ड। तो अब आप बोलेंगे कि हमने ऊपर भी मेंशन किया नीचे भी किया, तो ऐसा है कि हमने यहाँ पे लोकेशन किया और सामने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल मैं पटेल नगर में रहता हूँ, सो लिख दिया पटेल नगर। अब इसका क्या मीनिंग है वो ऐसे समझिए, जैसे आप एज ए कैंडिडेट अगर आपको एक सेम टाइप का दो जॉब ऑफर मिले तो आप लॉजिकली जो पास वाला जॉब होगा उसको ज्वाइन करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर कंपनी के पास भी मल्टीपल कैंडिडेट के ऑप्शंस होते हैं तो वो नियर बाई वाले कैंडिडेट को चूज करें। उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि 10 साल मेरा टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। नीचे लिखा है रिलेवेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब इसको समझने की जरूरत है, रिलेवेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस क्या होता है। जैसे हमने ये एग्जांपल के तौर पे अकाउंट मैनेजर का जॉब लिया, तो एक अकाउंट मैनेजर पोजीशन पे मैं वर्किंग हूँ, कंपनी को भी ये चाहिए, मगर मैं इस पोजीशन पे पिछले 2 साल से वर्किंग हूँ, तो यहाँ पे मेरा रिलेवेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 2 साल होगा। तो उसको दूसरे तरीके से देखते हैं, हो सकता है मैं पहले अकाउंट वाले प्रोफाइल में नहीं था, कई लोग अपना प्रोफाइल भी स्विच करते हैं, इंडस्ट्री भी स्विच करते हैं, तो उस केस में करंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और रिलेवेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में फर्क हो जाता है। अब हमने लिख दिया यहाँ पे प्रोफाइल, यानी कि आपका करंट प्रोफाइल। अब आपका करंट प्रोफाइल और कंपनी का करंट प्रोफाइल जो उनको चाहिए अगर वो सेम है तो भी आपके चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद नीचे लिखा मैंने इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री आमतौर पे कैंडिडेट नहीं लिखते और आमतौर पे कंपनी भी नहीं मांगती है, ये ऑप्शन नहीं देती है, मगर ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। कारण क्या है कि आप कई जॉब पे देखेंगे कि साफ साफ लिखा होता है वी प्रेफर कैंडिडेट फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। तो अगर आपका इंडस्ट्री मैच कर रहा है, सपोज कुछ चीज़ें ऊपर मैच नहीं कर रही है, बट अगर आपने इंडस्ट्री लिख दिया ये मैच कर रहा है, तो भी आपकी रिलेवेंस बढ़ गई। तो ये हो गया इंडस्ट्री। करंट सैलरी फॉर एग्जांपल 10 लाख है, 10 लाख लिख दिया। एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ पे मैंने 12 लाख लिखा है, जो कि एक 20% हाइक होता है।
और आमतौर पे 20% हाइक ठीक रहता है। तो आपका अगर ये 12 लाख नेगोशिएबल है, आप इस पर नेगोशिएट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे नेगोशिएबल लिख दीजिए, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अधिक देखिए आप 12 ही लेंगे तो ये लिखना गलत ही हो जाएगा। ठीक उसके नीचे आता है नोटिस पीरियड। अब हमने यहाँ पे लिख दिया 2 महीने का। यहाँ भी आगे मैंने नेगोशिएबल लगाया है। तो नेगोशिएबल का अगेन मीनिंग यही है, एक तरह से अगर आप है तो ये पॉजिटिव जाएगा, नहीं है तो नेगेटिव जाएगा। नीचे मैंने यहाँ पे लिया है की स्किल्स। अब ये जो की स्किल्स है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा, ये कुछ की स्किल्स को कंपनी ने हाईलाइट किया है। इसका एक्चुअल मीनिंग ये बनता है कि या तो इन की स्किल्स वाले को प्रायोरिटी है या ये की स्किल मैंडेटरी है। तो अगर आप इस 5 की स्किल्स में से 3 में मैचिंग है, तो अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं तो आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस हैं आगे में बढ़ जाएगा। नीचे मैंने 1 और 2 पॉइंट करके एक कॉलम दे दिया है। अगर आपको लगता है कि इस जॉब में और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके प्रोफाइल से राइट फिट है, उस केस में आप इसको यहाँ पे मेंशन करें। अब आपके सामने ये पूरा का पूरा मेल है, जो कि मैंने ऊपर सिर्फ 2 लाइन लिखा है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, और नीचे ये डिटेल लिखा है। मैं एज ए रिक्रूटर ये कहूँगा कि ये देख करके शॉर्टलिस्ट हो गया तो CV एक बार को ना भी खोले तो काम चल जाएगा। हालांकि CV एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर हम डिटेल में अलग वीडियो में बात करेंगे, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। या ये कहिए जितना आगे बढ़िएगा इंपॉर्टेंस चीज़ों की उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये यहाँ भी एप्लीकेबल है और रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एज ए रिक्रूटर आप यही ढूंढ रहे थे और ये आपको मिल गया बाहर ही कुछ सेकंड में, तो क्या आप शॉर्टलिस्ट करेंगे? तो मैंने इस मेल में कोशिश ये किया है कि इसको शॉर्ट और बहुत ही सिंपल रखा जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सके और इस तरीके से अप्लाई कर सके और अपने चांसेस को बढ़ा सके। हालांकि यही एक तरीका नहीं है जिससे आप कर सकते हैं। अगर आप और अच्छे से मेल बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट क्लियर हो कि कैंडिडेट क्या है, वो क्या चाहता है। नीचे रिगार्ड्स है, सिंपल है, बताने की जरूरत नहीं, उसमें अपना नंबर यूज़ कर लें और दैट्स ऑल। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, स्पेशली आपके उन करीबियों के साथ जिनके साथ भी सेम समस्या है कि वो अप्लाई तो करते हैं, रिप्लाई नहीं सकते।